बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, लीगल फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ में आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है लीगल कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ। देखो, लीगल फ़िलासफ़ी में पहले हमने पढ़ा था इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ, फिर नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ, फिर सोर्सेज ऑफ लॉ की बारी आई जिसमें हमने पहले पढ़ा लेजिस्लेशन एज अ सोर्स ऑफ लॉ, फिर हमने पढ़ा जुडिशल प्रेसिडेंट एज अ सोर्स ऑफ लॉ। आज हम पढ़ेंगे कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, चलें जी। लीगल कस्टम, देखो इंट्रोडक्शन सबसे पहले ये है कि जब भी कस्टम जो है इसकी आगाज़ कैसे होता है, इसका इब्तदा कैसे होती है। नंबर वन, कोई इंडिविजुअल बंदा एक काम करता है, एक आदत होती है, उसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। नंबर ऑफ़ पीपल इन द सोसाइटी फॉलो दैट प्रैक्टिस। और जब उस सोसाइटी में उस प्रैक्टिस को, उस आदत को रिपीट किया जाता है तो देन क्या होता है कि वो एक लोकल कस्टम बन जाता है उस इलाके का। फिर हर बंदा उसके मुताबिक चलता है। ठीक है, एक होता है कन्वेंशन, एक होता है कस्टम। देखो, कस्टम में फ़र्क ये है, लॉन्ग हैबिट ऑफ द पीपल विच हैज़ एक्वायर्ड लीगल सैंक्शन। एक ऐसी लंबी आदत, लंबे अरसे तक जो आदत चल रही है सोसाइटी में, जिसको कोर्ट ऑफ लॉ के ज़रिए आप अपना राइट ले सकते हैं, जिसकी बुनियाद पे उसको हम कहते हैं ये लीगल कस्टम। ठीक है, और कन्वेंशन एक ऐसी आदत होती है जिसको आप अदालत के ज़रिए इन्फोर्स नहीं करवा सकते। मिसाल के तौर पे अगर किसी कपड़े की मार्केट में एक कस्टम है कि अगर वहाँ आप कपड़ा ख़रीदते हैं और उसका रंग फेंट हो जाता है, तो मार्केट में अगर 100 शॉपकीपर भी है तो 100 का 100 शॉपकीपर उसी प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं कि वो आपको पुराना कपड़ा ले लेगा और नया सूट विद इन 7 डेज़ वापस कर देगा। तो इट हैज़ बिकम अ लोकल कस्टम इन दैट पर्टिकुलर मार्केट। ठीक है, अगर कोई बंदा नहीं वापस करता, दुकानदार वापस नहीं लेता कि भाई इस कपड़े का सूट कलर जो है फेंट हो गया, आप वापस लें, नहीं लेता, तो जो प्लेंटिफ है, मुतासरा फरीक है, अग्रीब पार्टी है, वो अदालत जा सकती है और अदालत के ज़रिए अपना राइट इन्फोर्स करवा सकती है कि जज साहब, इस कस्टम की बुनियाद पे मेरा राइट बनता है कि ये पुराना सूट मेरे से लिया जाए और मुझे नया सूट हैंड ओवर किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ दिस कस्टम। फिर अदालत देखेगी दो चीज़ें। नंबर वन, कि क्या इस सोसाइटी में ये कस्टम एग्जिस्ट करता है, नंबर वन। नंबर टू बात ये है कि क्या ये कस्टम जो है ये लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करता है। लॉ में ये जो रिक्वायरमेंट दी गई हैं कि अगर ये रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी तो इस कस्टम को हम लीगल कस्टम कहेंगे। ये इन द आइज़ ऑफ लॉ एक वैलिड कस्टम होगा। वैलिड कस्टम वो जो अदालत के ज़रिए, अदालत जिसको रिकग्नाइज़ भी करती है और इन्फोर्स भी करती है, तो इसको हम कहते हैं ये एक वैलिड लोकल कस्टम है। तो नंबर वन, देखो इसमें फ़र्क क्या, हमें पता है कि जब यूके में कॉमन लॉ की बुनियाद पड़ी तो कैसे बुनियाद कैसे पड़ी थी। कैन यू रिकॉल दैट लेक्चर? जी इमरान। अच्छा, होता ये था कि नोबल लोग, मुअज़्ज़ज़ लोग, किंग ने उनकी ड्यूटी लगाई कि आप बरतानिया के कोने गोशों में चले जाओ और वहाँ लोगों के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल करो। कैसे सेटल किया जाए? आजकल कैसे सेटल होते हैं पाकिस्तान में, जो भी कोई मसला हो कानून के मुताबिक कहते हैं जी फैसला करो। जो लेजिस्लेशन पार्लियामेंट ने पास की है, जो जुडिशल प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले हैं, उनकी रोशनी में जो आपकी मातहत अदलिया है वो फैसले करेगी। अच्छा, उस वक़्त क्या था? उस वक़्त लेजिस्लेशन तो नहीं थी जो पार्लियामेंट ने कानून पास किया। जुडिशल प्रेसिडेंट्स भी कम ही थे क्योंकि वहाँ रिपोर्टिंग का सिस्टम नहीं था जैसे आजकल है ना। PLD, SCMR, इनके अंदर जितने भी डिसीजंस हैं उनको प्रिजर्व, महफूज कर लिया जाता है और वो बुक की सूरत में अवेलेबल है। अच्छा, 20 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला है, 50 साल पहले, तो सदियों पहले तो ऐसा नहीं था। तो फिर क्या था कि उस वक़्त ये था कि नोबेल्स की ड्यूटी लगाई ब्रिटिश किंग ने कि आप जाओ और वहाँ लोगों के जो लोकल कस्टम्स हैं उनकी बुनियाद पे उनके राइट्स के फ़ैसले कर दो। अगर वहाँ एक कस्टम है, रवाज है कि A और B कबीला दोनों एक कुएँ से पानी ले रहे हैं, तो अगर एक कबीले ने रोक दिया कि बी कबीले वाले पानी नहीं ले सकते, तो आप देखो कि क्या कस्टम एग्जिस्ट करता है।
और बाकी लोग इसको फॉलो करते रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर आप फैसला कर दें कि नहीं भाई दोनों कबीले यहाँ से पानी लेंगे, इस कुएं से दोनों का राइट है पानी लेने का। तो इस तरह से लोगों के फैसले करने शुरू कर दिए। और ये जो प्रैक्टिस थी, इसको ये जब आगे चलती गई तो इसको हम कहते हैं कॉमन लॉ सिस्टम, कॉमन लॉ। गॉट इट? तो इसमें ये होता था जो प्रीवियस डिसीजंस थे, जो सिमिलर फैक्ट्स पे ऊपर सेम फिर केसेस आते थे, फिर प्रीवियस डिसीजंस को भी मद्देनज़र रखा जाता था और इस तरह से कॉमन लॉ सिस्टम डेवलप हुआ। अच्छा देखो, वाई कस्टम इज़ प्रेफर्ड टू अदर सोर्सेज ऑफ लॉ, पीपल आर यूज टू इट। देखो, जो चीज़ लोग आदी होंगे, एक चीज़ फॉलो कर रहे हैं, उस पर अमल करना उनके लिए आसान है। ठीक है, तो कस्टम में ऑलरेडी एक प्रैक्टिस को लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, इजी टू ओबे। तो इसलिए जो चीज़ ऑलरेडी लोग आदी हों, व्हाट इज़ दैट इज़ कंसिडर्ड एज राइट। जो है चल रहा है वही सही है, तो लोग ऑलरेडी उस चीज़ के आदी हैं, दे आर यूज टू इट। ठीक है, तो अगर नई चीज़ उनको दी जाएगी तो नई चीज़ में भी वो अडॉप्ट ना करें, फॉलो ना करें। ठीक है, तो इसलिए जो ऑलरेडी उनकी हैबिट चल रही है उसी को कानून के तौर पे मान लिया जाता है। फिर जो आपका लीगल कस्टम है वो मटेरियल प्रोवाइड करता है, आइडिया देता है। देखो, लेजिस्लेशन ने जब भी कानून पास करना है तो कहीं से आइडिया आएगा। ठीक है, इनटेंजिबल चीज़ है, उसको टेंजिबल फॉर्म में लेके आना है, लिखना है पेपर के ऊपर कि ये एक अच्छी आदत चल रही है, कस्टम चल रहा है, क्यों ना इस पे पार्लियामेंट पे लेजिस्लेशन की जाए, इसको कानून बना दिया जाए, ताकि ये बुक की सूरत में आ जाए, हर बंदा, जजेस, वकला, आम पब्लिक इसको आसानी से पढ़ ले कि इस मौजू के ऊपर, इस सब्जेक्ट के ऊपर हमारे मुल्क का कानून क्या कहता है, लेजिस्लेशन क्या कहती है। तो जब भी पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन करनी है, उन्होंने कहीं से आइडिया लेना है। तो आइडिया कहाँ से मिलेगा? कस्टम से। जो एक प्रैक्टिस चल रही है, रवाज चल रहा है, उसी को वो राइटिंग फॉर्म में ले आएंगे, लिखेंगे, बिल ड्राफ्ट करेंगे और वो बिल असम्बली में भेजेंगे, वहाँ बहस होगी, मंजूरी ले लेंगे और दोनों हाउसेज से पास करेंगे और सदर पाकिस्तान उसको साइन कर देंगे, तो वो बिल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लेजिस्लेशन बन जाएगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जब भी जुडिशल प्रेसिडेंट देते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट फैसले देती है, तो उसके लिए भी एक आपको आइडिया मिलता है कस्टम से। तो इसलिए अब क्या हो गया, अब ये हो गया लेटेस्ट दौर में कि लेजिस्लेशन और जुडिशल प्रेसिडेंट की सूरत में आपको कानून ज़्यादा मिलता है और कस्टम की सूरत में कम मिलता है। ठीक है, कस्टम की फॉर्म में कम मिलता है। मगर इसका ये मतलब नहीं कि कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ बिल्कुल ख़त्म हो गया, कस्टम भी है, मगर ज़्यादातर कानून जो आजकल है, जो अदालतें फॉलो कर रही हैं, वो लेजिस्लेशन की सूरत में है और जुडिशल प्रेसिडेंट की सूरत में है। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर? ओके, आगे चलो। हाउ कस्टम इज़ डिफरेंट फ्राम अदर सोर्सेज ऑफ लॉ। देखो, फ़र्क ये है कि जो लेजिस्लेशन है और जुडिशल प्रेसिडेंट है, वो कानून है, वो फौरी तौर पे इप्सो फैक्टो अदालतों खुद ब खुद बाइंडिंग है कोर्ट्स के ऊपर, कोर्ट्स उसके मुताबिक फ़ैसला करने की पाबंद है। कस्टम को लीगल सैंक्शन, लीगल वैलिडिटी तब मिलती है जब कोई अदालत जो है अपने फ़ैसले में लिख देती है कि ये जो इस इलाके में रवाज चल रहा है, अदालत इसको रिकग्नाइज़ करती है और इसकी बुनियाद पे अदालत फ़ैसला करती है कि इसका ये हक़ बनता है, इस बंदे को ये हक़ दिया जाए। तो इसका मतलब है ये डिक्लेरेटरी है। जब अदालत उसको डिक्लेयर कर देगी, अपने फ़ैसले में लिख लेगी, तो कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ बनेगा। मगर लेजिस्लेशन है या जुडिशल प्रेसिडेंट है, तो इसके अदालत में फ़ैसले में लिखने से पहले भी वो कानून है और अदालत के ऊपर बाइंडिंग है। गॉट इट? ये फ़र्क है। एक होता है कॉन्स्टिट्यूटिव ऑफ लॉ, जो आपका लेजिस्लेशन है और प्रेसिडेंट है, दे कॉन्स्टिट्यूट लॉ बनाते हैं, और जो आपका कस्टम है वो एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स है। ठीक है, जब अदालत अपने फ़ैसले में लिख देगी, समो देगी और उस कस्टम को एक्नॉलेज कर लेगी, रिकग्नाइज कर लेगी, तो देन इट विल बिकम अ सोर्स ऑफ लॉ, इट विल बिकम बेसिस ऑफ राइट्स ऑफ द पीपल। लोगों के राइट्स की बुनियाद तब ये बनेगा। ठीक है, उससे पहले इसका मतलब है एक आदत चल रही है लगातार, तो उसको अदालत जब एक्नॉलेज करेगी, हाँ वाकई ये एक अच्छी आदत है, और इसको अपने फैसले में लिख लेगी, तो देन इट विल बी बाइंडिंग। ओके, व्हाट आर एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड लोकल कस्टम। कौन सी ऐसी शराइत हैं, कौन सी ऐसी लीगल रिक्वायरमेंट्स है, अगर वो पाई जाएंगी तो कहा जाएगा ये कस्टम जो है ये एक वैलिड लोकल कस्टम है, ये अदालत की नज़र में बिल्कुल ठीक है और इसकी बुनियाद पे लोगों के राइट्स और ड्यूटीज़ का फ़ैसला किया जा सकता है। नंबर 1, कस्टम शुड बी
एंशियंट, कदीम होना चाहिए, पुराना। एंशियंट कितना पुराना, कितना पुराना, इतना पुराना कि जो इंसान रह रहे हैं कोई भी उसका स्टार्टिंग पॉइंट कि ये कब शुरू हुआ, इसका ओरिजिन कब हुआ, उसके मतलब बता ना सके। ठीक है, नो बडी नोज व्हेन दिस कस्टम वाज स्टार्टेड। ठीक है, अब सवाल ये पैदा हुआ कि इसके लिए एक टाइम लिमिटेशन होनी चाहिए। तो क्या टाइम लिमिटेशन हो, तो इंग्लिश लॉ में, बरतानिया के लॉ में इसके लिए एक शर्त रखी कि स्टार्टिंग पॉइंट 1189 से हो, व्हेन रिचर्ड वन बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड। अगर ये बहुत नया भी हो तो इतना नया होना चाहिए कि 1189 से 2024 तक मुसलसल चला आ रहा है, या 1189 से पहले का है, या 1189 से आगाज़ हुआ है और उससे ऑनवर्ड 2024 तक आ रहा है। तो ऐसे कस्टम कौन कहेंगे, ये एक एंशियंट कस्टम है, कदीम कस्टम है। क्या पाकिस्तान और इंडिया में भी ऐसी कोई शर्त है? नो। पाकिस्तान और इंडिया में अगर हालिया 30 साल, मोर देन 30 ईयर से एक आदत चली आ रही है तो उसको हम कहते हैं कि ये एक एंशियंट कस्टम चला आ रहा है। ठीक है, नंबर 1। तो सबसे पहली शर्त ये है, और ये साबित कौन करेगा कि ये एंशियंट है? जो बंदा क्लेम करता है कि मेरा ये राइट है यूके के अंदर और ये राइट मेरा कस्टम पे बेस कर रहा है, तो वो साबित करेगा कि ये कोई भी लिविंग पर्सन में से इसके ओरिजिन, इसके आगाज़ के मतलब बता नहीं सकता कि इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है। तो ये 1189 से चला आ रहा है, तो वो साबित करेगा। अच्छा, कंटिन्यूटी, फिर ये कि ये मुसलसल चला आ रहा है। एक होता है वॉलंटरली मुसलसल चला आ रहा है, कभी ब्रेक नहीं हुआ। जैसे एक जगह देखो, जैसे मुहर्रम का जुलूस जाता है तो उसका एक मुकर्रर रास्ता है, तो वो हर साल गुजर के जाते हैं, कोई उसको रोक नहीं सकता। अगर उन्होंने एक साल रास्ता चेंज कर लिया तो वो कंटिन्यूटी नहीं है, वो डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। तो इसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ठीक है, दो चीज़ें हैं, कंटिन्यूटी अगर नहीं है तो दो तरह से होगी। एक ये है कि वॉलंटरली उन्होंने खुद उस दफ़ा जुलूस नहीं निकाला, उस दफ़ा उन्होंने उस आदत को, कस्टम को सेलिब्रेट नहीं किया, या हालात ऐसे थे कि उन हालात में उसको सेलिब्रेट करना मुमकिन ही नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे फ्लड आया हुआ था, जैसे ज़लज़ला आया हुआ था, हालात ऐसे थे विच वर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टीज़, जो इंसान के हाथ बस की बात है ही नहीं। कोई नेचुरल कैलेमिटी, कुदरती आफत आई हुई थी जिसकी वजह से उस साल, उस मौके पे जब उस कस्टम को ऑब्ज़र्व करना था, लोग ना ऑब्ज़र्व कर सके। मगर उन्होंने रज़ा कराना खुद नहीं छोड़ा, बल्कि हालात ने उसको छुड़वाया। तो फिर भी ऐसे ब्रेक को हम ब्रेक नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुसलसल चला आ रहा है, कभी उन्होंने खुद इसको गिव अप नहीं किया, छोड़ा नहीं है। मगर अगर छोड़ा भी तो हालात ऐसे थे कि नेचुरल कैलेमिटी थी, कुदरती आफत थी, जिसकी वजह से वक्फा आया, ब्रेक आया, तो फिर भी उसको वैलिड लोकल कस्टम माना जाएगा। फिर भी माना जाएगा कि कंटिन्यूटी थी, क्योंकि उन्होंने खुद नहीं छोड़ा बल्कि हालात ने छुड़वाया मजबूरन। ओके, आगे देखो, पीसफुल इंजॉयमेंट। फिर कस्टम तब वैलिड है जब उसको पीसफुली इंजॉय कर रहे हैं। उसके इस्तेमाल के लिए आपको कोई असला या कोई ताकत या कोई और इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, तो इसका मतलब है पीसफुल इंजॉयमेंट। पीसफुल इंजॉयमेंट, देयर इज़ नो नीड टू यूज़ फोर्स टू इंजॉय दैट पर्टिकुलर कस्टम। जैसे अगर रवाज है ए और बी दोनों कबीले दिन के वक्त वहाँ से पानी ले रहे हैं, कुछ चोरी छुपे नहीं ले रहे। या ऐसा नहीं है कि कुछ लोग गन्ने लेके जाते हैं और उस कुएँ से पानी भर के लाते हैं, बल्कि एज अ मैटर ऑफ राइट उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ओपिनियन नेसेसिटेटिस, फिर लोग इसको ऑब्ज़र्व करना लाजमी तसव्वुर करते हैं। ठीक है, ओपिनियन मीन लोगों की एक राय है कि इसको लाजमी ऑब्ज़र्व करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका दिल करे तो ऑब्ज़र्व कर लें, नहीं दिल करता तो ना करें। जैसे एक गांव में पुल है तो उसकी मरम्मत के लिए सब ने 2-2 रुपये देने हैं, 5-5 रुपये देने हैं। तो ये नहीं है कि जिसका दिल करे मरम्मत के लिए पैसे दे दें हर साल, जिसका ना दिल करे ना करे। बल्कि अगर ये हो कि जितने गाँव के अंदर घर हैं हर घर 5 रुपये देगा, तो फिर उसको हम कहेंगे ये कंपल्सरी है। सर्टेनिटी, फिर ये कि उसको ऑब्ज़र्व करना एक सर्टेनिटी है, इनडेफिनेटली है। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है, सारे लोगों की ये राय है, इट मस्ट बी फॉलोड, इट मस्ट बी ऑब्जर्व्ड। ठीक है, कंसिस्टेंसी, फिर ये कि एक कस्टम जो है वो किसी दूसरे कस्टम के साथ कंट्राडिक्ट ना करे। अगर एक बंदे का ये राइट है कि वो वहाँ से पानी ले सकता है,
तो दूसरा बंदा ये नहीं कह सकता कि एक और कस्टम है जिसकी बुनियाद पे मेरा ये हक है कि मैं तुम्हें रोक सकता हूँ। अगर दो कस्टम कंट्राडिक्टरी हैं तो डैट कैन नॉट बी कॉल्ड अ वैलिड लोकल कस्टम। देयर शुड नॉट बी एनी इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन टू कस्टम्स। बोथ का कस्टम ऐसा है जो कि कंसिस्टेंट है, किसी और कस्टम के साथ टकराव नहीं कर रहा, क्लैश नहीं कर रहा। कंफर्मिटी विद इनेक्टेड लॉ। फिर अगर 1189 से कस्टम चला आ रहा है तो कभी भी 1189 से 2024 तक जो बरतानिया की पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन की है, इनेक्टेड लॉ है, रिटन लॉ है, कोडिफाइड लॉ है, ये कभी भी उससे कंट्राडिक्ट नहीं किया। अगर कंट्राडिक्ट करेगा तो फ़ौरन से कस्टम जो है वो वैलिड नहीं रहेगा, उसको अदालतें फॉलो करने की पाबंद नहीं होगी। अदालतों ने किसको फॉलो करना है? लेजिस्लेशन को। फर्स्ट सोर्स ऑफ लॉ क्या है? लेजिस्लेशन। उसके बाद जुडिशल प्रेसिडेंट, उसके बाद अगर वहाँ से भी कानून नहीं मिलता तो फिर कस्टम। तो अगर कस्टम में और इनेक्टेड लॉ, पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून में कंट्राडिक्शन है तो आपका कस्टम जो है दैट विल बी नो मोर अ लॉ। फिर लेजिस्लेशन को फॉलो करेंगे, कस्टम को छोड़ देंगे। ओके। रीज़नेबलनेस। फिर जो कस्टम है दैट शुड बी अ रीज़नेबल कस्टम, दैट शुड बी अ रीज़नेबल कस्टम। रीज़नेबल का मतलब इट शुड नॉट बी अगेंस्ट योर कॉमन सेंस। सम टाइम एक दफ़ा एक केस आया जिसमें यह था टायसन वर्सेस स्मिथ के जो भी बंदा गांव में शादी करेगा वो चर्च को 13 शेलिंग्स जो पैसे होते थे छोटे सिक्के वो देगा। अब सवाल ये पैदा हुआ कि चलो 90s में या 20s में तो ये बड़ी रकम नहीं थी, 1189 में तो बहुत बड़ी रकम थी। तो कैसे इमेजिन किया जा सकता है कि उस वक़्त जो है अगर उस वक़्त कस्टम मौजूद था तो हर घर जो है वो चर्च को जो है 1189 में 13 शेलिंग्स देता होगा, विच इज़ टू मच अमाउंट। उन्होंने कहा नहीं, इट इज़ अनरीजनेबल कस्टम। तो कस्टम शुड बी रीज़नेबल। अगर कोई बंदा कहता है ये अनरीज़नेबल है तो जो चैलेंज करता है बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर है, ठीक है। कस्टम शुड नॉट बी अनरीज़नेबल। तो जो चैलेंज करता है उसने ये साबित करना है कि ये अनरीज़नेबल कस्टम है। अच्छा, एडवांटेज ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन। फिर कस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए किसी एक बंदे का फ़ायदा हो रहा है और दूसरे बंदे का नुकसान हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर इक्वल प्रीजुडिस टू ऑल पर्सनस। जैसे अगर ये है कि इस जो भी गांव के अंदर मवेशी चल रहे हैं, शीप्स चल रहे हैं, तो इस हिस्से के ऊपर जो आएगा वो उसका 1/10 जो है वो लैंडलॉर्ड को जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर वहाँ 10 घरों के मवेशी शीप्स चल रहे हैं तो किसी एक घर के शीप्स वहाँ हों तो उसका 1/10 चला जाएगा लैंडलॉर्ड को। तो ये सिर्फ एक बंदे को नुकसान होगा, बाकियों पे वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई ऐसा कस्टम है तो वो भी अनरीज़नेबल है। फिर नोबडी कैन बी जज इन हिज ओन केस। देखो, अगर किसी चरागाह में किसी का मवेशी चला जाता है, ठीक है, तो असूल ये है कि वो उसको अपने पास रख सकता है, जैसे गाय या भैंस या बकरी है, और उसका दूध ले सकता है, जितना उसका नुकसान हुआ है फसल का वो पैसे पूरे कर सकता है। मगर अगर झगड़ा है ए और बी का तो फैसला सी करेगा, ना ए करेगा ना बी करेगा। तो अगर ऐसा कस्टम है कि वो जो मालिक जिसके खेतों के अंदर बकरी गई है वो खुद फैसला करेगा कि उसने कैसे अपना नुकसान पूरा करना है, तो ये एक अनरीजनेबल कस्टम होगा। कोई ऐसा कस्टम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। चलें, इसको आपने देखना है, ठीक है, इसको देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन ज़हन में आता